Hello students, welcome to online classes NCERT. Today we will cover class 9 Geography, chapter number 2, Physical Features of India. You have already learnt earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain lands. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. In fact, our country has practically all major physical features of the earth, that is mountains, plains, deserts, plateaus and islands. फिजिकल फीचर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है और इसमें हर तरह के फिजिकल फीचर्स मिलते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज या आइलैंड्स हों। The land of India displays great physical variation. Geologically, the peninsular plateau constitutes one of the ancient landmasses on the Earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the Northern Plains are the most recent landforms. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast-flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rock with gently rising hills and wide valleys. इंडिया की जमीन पर बहुत सारे फिजिकल वेरिएशंस हैं, जैसे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू धरती पर सबसे पुराना जमीन का टुकड़ा है और ये सबसे ज्यादा स्थिर जमीन का हिस्सा माना जाता था। हिमालयस और नदरन प्लेन्स इतने पुराने नहीं हैं और उनको यंग बोला जाता है। जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालयन माउंटेन्स अनस्टेबल जोन है। ये अनस्टेबल इसीलिए हैं क्योंकि इनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। इनकी टोपोग्राफी मतलब जमीन की बनावट बहुत यंग है, जहाँ पर ऊंचे पीक्स हैं, गहरी खाइयां हैं और तेजी से बहने वाली नदियां भी हैं। नदरन प्लेन्स एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं। एलुवियल डिपॉजिट का मतलब है कि जो मिट्टी नदियां अपने साथ बहाकर लाती हैं और प्लेन्स में आके छोड़ देती हैं, वो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, जिसके कारण इसकी खड़ी चट्टानें हैं और गहरी वैलीज हैं। Major physiographic divisions. The physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions. अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिया में अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर्स हैं या रिलीफ फीचर्स हैं, तो उनके बारे में ही हम आगे डिटेल में जानेंगे, जिन्हें की फिजियोग्राफिक डिवीज़न कहा जाता है। जिन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स की बात की जा रही है, सबसे पहले उनमें है हिमालयन माउंटेन्स, देन नदरन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। इस पिक्चर में हम क्लियरली सभी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को देख सकते हैं, जैसे कि हिमालयास इंडिया के नॉर्थ में है और प्लेन्स बिल्कुल उनके नीचे वाली साइड साउथ में है। थार डेजर्ट इंडिया के वेस्ट में है और प्लेट्यूज सदर्न और सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, जिसमें वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स भी आते हैं। इसके अलावा हमारे आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, जो कि हमारे लिए बहुत क्रूशियल हैं। साथ में हमारे ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं, जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। नाउ वी विल कवर द फर्स्ट टॉपिक, द हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालयास, जियोलॉजिकली यंग and structurally fold mountains stretch over the northern borders of India. These mountain ranges run in a west-east direction from the Indus to Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world. They form an arc which covers a distance of about 2,400 kilometers. Their width varies from 400 kilometer in Kashmir to 150 kilometer in Arunachal Pradesh. Himalayas, जो कि यंग और फोल्ड माउंटेन्स हैं, वो इंडिया के पूरे नदरन बॉर्डर पे फैले हुए हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, हिमालयास इंडिया के वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और नदरन इंडिया में बॉर्डर बना रहे हैं। ये माउंटेन रेंजेस वेस्ट में इंडस से शुरू होकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र तक स्ट्रेच करती हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल बैरियर्स में से एक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक आर्क की फॉर्म में इनकी डेवलपमेंट हुई है।
इनकी लेंथ 2400 किलोमीटर्स है, लेकिन इनकी विड्थ वेरी करती है। जहाँ पर कश्मीर में इनकी विड्थ 400 किलोमीटर्स तक है, वहीं पर जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं इनकी विड्थ कम होकर ओनली 150 किलोमीटर रह जाती है। The altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lies between these ranges. The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or Himadri. It is the most continuous range, consisting of the loftiest peaks with an average height of 6,000 meters. It contains all prominent Himalayan peaks. हिमालय की जो रेंजेस ईस्ट की तरफ हैं, उनकी हाइट में काफ़ी चेंज देखा जाता है। कहीं पर पहाड़ बहुत ऊंचे हैं और कहीं पर कम ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, लेकिन वेस्टर्न हिमालयस के केस में ऐसा नहीं है। सभी पहाड़ काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले हैं। हिमालय में पाए जाने वाले पहाड़ों की हाइट के अकॉर्डिंगली उसे 3 क्लासेस में बांटा गया है या उसकी 3 डिवीज़न की गई है। सबसे पहले जो नदरन मोस्ट पहाड़ आते हैं उन्हें हिमाद्री या ग्रेट हिमालयस या इनर हिमालयस के नाम से जाना जाता है। ये सारे पहाड़ काफ़ी ऊंचे हैं और जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हिमालयस की हैं इसी एरिया में है। हिमाद्री में मिलने वाले जो पहाड़ हैं उनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है। इसका मतलब कि सभी पहाड़ों की हाइट 6000 से या तो कम है या उससे ज़्यादा ही है। मोर ओवर हिमालयस में जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो हिमाद्री में ही हैं। जैसे कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट 8848 है वो हिमालय में ही है। इसके अलावा कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और इसके जैसे बहुत से माउंटेन पीक्स हैं। इस टेबल में हम वो सारी पीक्स देख सकते हैं जो अभी हमने मैप पर लोकेट की है। इस मैप को देखकर आपको हाईएस्ट पीक की मैप लोकेशन में भी हेल्प मिलेगी। The folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. It is perennial snow-bound and a number of glaciers descend from this range. Great Himalayas जो कि हिमालयस का नदरन मोस्ट पार्ट है वो एसिमेट्रिकल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। उसका अंदर वाला हिस्सा ग्रेनाइट से बना हुआ है और वहाँ पर पूरा साल स्नो रहती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स भी बन जाते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालयस। The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters and the average width is 50 km. While the Pir Panjal range form the longest and the most important range, the Dhauladhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones. This range consists of the famous valley of Kashmir, Kangra, Kullu valley of Himachal Pradesh. This range is well known for its hill stations. ग्रेट हिमालयस के साउथ वाली साइड जो माउंटेन रेंजेस आती हैं उन्हें लेसर हिमालय या हिमाचल बोला जाता है। ये माउंटेन रेंजेस काफ़ी कंप्रेस्ड हो गई, जिसके कारण इनके रॉक्स में काफ़ी चेंज आ गया। हिमाचल में जो हिल्स हैं उनकी हाइट 3,700 मीटर्स से 4,500 मीटर्स तक है और हिमाचल में मिलने वाले हिल्स की विड्थ ओनली 50 किलोमीटर्स है, जो कि ग्रेट हिमालय से काफ़ी कम है। हिमाचल में मिलने वाली पीर पंजाल सबसे लंबी रेंज है। इसके अलावा धौलाधर और महाभारत भी इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं। हिमाचल ही ऐसा एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर हिल स्टेशंस हैं। हिमाचल में ही कश्मीर भी है, कांगड़ा और कुल्लू की वैलीज भी हैं। और कौन कौन से हिल स्टेशंस हैं जिनके बारे में आप जानते हो उसको मैप पर लोकेट कीजिए। ये सारे हिल स्टेशंस हिमाचल या लेसर हिमालयस में आते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड शिवालिक्स। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ of
10 to 50 km and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located farther north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivaliks are known as dunes. Dehradun, Kotli Dun, Patli Dun are some of the well-known dunes. हिमालय की आउटर मोस्ट लेयर है जो सबसे साउथ में होती है, उसको शिवालिक्स कहा जाता है. उनकी विड्थ 10 to 50 किलोमीटर होती है और इसमें मिलने वाली हिल्स की हाइट 900 to 1100 मीटर्स ही होती है. लेसर हिमालय में जो हिल्स हैं उनकी हाइट 900 to 1100 मीटर्स होती है और इनकी विड्थ 10 to 50 किलोमीटर्स होती है. ये रेंजेस तब बनते हैं जब हिमालयास जो कि नॉर्थ में हैं उनसे सेडिमेंट्स आते हैं और यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं. इसी के कारण इनकी जो वैलीज होती हैं उनमें ग्रेवल और एलुवियम बहुत ज़्यादा होता है. लेसर हिमालयास जिनको हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है और शिवालिक्स के बीच में जो वैली होती है उनको दुन बोला जाता है. ये दुन बहुत फेमस हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई हैं जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून और भी बहुत सारे दून्स इन वैलीज में इस्टेब्लिश हुए हैं जो लेसर हिमालयास और शिवालिक्स के द्वारा बनाई गई वैलीज के बीच में हैं. Besides the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. These divisions have been demarcated by river valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. Himalayas की longitudinal division के अलावा इसकी रीजन वाइज डिवीज़न भी की गई है. इसका मतलब है कि जो रिवर्स हैं उनके बीच में पड़ने वाला एरिया उसको पर्टिकुलर नाम दिया जाता है. जैसे कि इंडस रिवर और सतलुज के बीच में जो एरिया है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है. लोकल लेवल पर वेस्टर्न हिमालयन रीजन को कश्मीर हिमालय और ईस्टर्न हिमालयन रीजन को हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये सिर्फ लोकल लेवल पर होता है. The part of the Himalayas lying between Satluj and Kali rivers are known as Kumaon Himalayas. The Kali and Tista rivers demarcate the Nepal Himalayas and the part lying between Tista and Dihang river is known as Assam Himalayas. There are regional names also in these broad categories. Find out some regional names of the Himalayas. जैसे हमने पढ़ा कि इंडस और सतलुज के बीच में जो हिमालयाज हैं उनको पंजाब हिमालय कहा जाता है, उसी तरह से सतलुज और काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज हैं कुमाऊं हिमालय कहा जाता है. काली और तीस्ता इन बिटवीन जो हिमालयाज हैं उन्हें नेपाल हिमालयाज कहा जाता है, जबकि तीस्ता और दिहांग के बीच में पड़ने वाले हिमालयाज को असम हिमालयाज के नाम से जाना जाता है. इसके अलावा इन सभी हिमालयन रीजन्स को जो कि एरिया के अकॉर्डिंगली और रिवर्स के अकॉर्डिंगली बने हैं, इनके लोकल नेम्स भी हैं. द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज. बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. दे आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स. These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones, which are sedimentary rocks. Covered with dense forest, they mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvanchal comprises of Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills and the Mizo Hills. ब्रह्मपुत्र रिवर ईस्ट में हिमालयाज की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है, जिससे आगे दिहांग गॉर्ज आता है. दिहांग गॉर्ज से हिमालयाज साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं और इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं. यहाँ पर जितनी भी रेंजेस हैं वो सारी एक दूसरे से पैरेलल चलती हैं और ये सैंडस्टोन से बनी हुई हैं, जो कि एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है.
यहाँ पर पूरा एरिया घने जंगलों से भरा हुआ है। इस एरिया को पूर्वांचल कहा जाता है। यहाँ पर वैलीज और रेंजेस पैरेलल चलते हैं, मतलब कि जहाँ पर एक तरफ वैली है तो साथ में ही रेंज भी चल रही है। पूर्वांचल में कुछ इम्पोर्टेंट हिल्स हैं, जैसे कि पटकई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल। पूर्वांचल में माउंटेन रेंजेस और वैलीज पैरेलल चलते हैं। वैलीज तब बनती है जब दोनों तरफ माउंटेन रेंजेस हो और बीच में फ्लैट लैंड हो। फ्लैट लैंड को वैली बोलते हैं। पूर्वांचल में ये एक कॉमन सीन है। इस पिक्चर में हम मिजो हिल्स देख सकते हैं, जिन पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। द नदरन प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली द इंडस, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. This plain is formed of alluvial soil. The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalayas over millions of years formed this fertile plain. It spreads over an area of 7 lakh square kilometers. The plain, being about 2,400 km long and 240 to 320 km broad, is a densely populated physiographic division. With the rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. नदरन प्लेन्स 3 नदियों द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आती है इंडस, देन गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों मिलकर इंडिया के नदरन प्लेन्स बनाती हैं। अब बात यह है, जब रिवर्स हिमालय से नीचे उतरती हैं तो काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ उनका फ्लो होता है, जिसके कारण उनके साथ सिल्ट साथ में आती है। सिल्ट में पत्थर, सैंड और मिट्टी होती है, और प्लेन्स पर जहाँ पर रिवर्स का फ्लो कम हो जाता है, ये सारे सिल्ट वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर प्लेन्स बन जाते हैं। तो ये जो पर्पल एरिया हम देख रहे हैं, ये सारा का सारा नदरन प्लेन्स हैं। इसमें से इंडस वाला जो प्लेन्स का हिस्सा है पाकिस्तान में है और कुछ पार्ट इंडिया में भी है। प्लेन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोसेस के बाद बने हैं और ये बहुत फर्टाइल हैं, क्योंकि जब रिवर्स फ्लो करती हैं और अपने साथ सिल्ट लाती हैं तो उस सिल्ट में मिनरल्स भी होते हैं। ये मिनरल्स जब प्लेन्स में छोड़ दिए जाते हैं तो ये वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। प्लेन्स का एरिया जो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। मतलब इनकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और इनकी विड्थ 240 से 320 किलोमीटर है। जैसे कि हम देख सकते हैं, वेस्ट में नदरन प्लेन्स की विड्थ ज्यादा है, जो कि 320 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट में ये विड्थ कम हो जाती है और ओनली 240 किलोमीटर रह जाती है। बट इसकी लेंथ 2400 किलोमीटर है और ये सारे प्लेन्स मिलकर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर रहे हैं। ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है। जैसे कि हम जानते हैं, जहाँ पर नदियाँ होती हैं तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण ये है कि नदियाँ जो सिल्ट अपने साथ लाई हैं वो बहुत फर्टाइल होती है और उनकी फर्टिलिटी के कारण ही वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है। इसी के कारण बहुत से लोग रिवर्स के पास में आकर सेटल हो जाते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं, और जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर और इंडस्ट्रीज की भी जरूरत होती है, चाहे वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनाने की इंडस्ट्री हो, सीड्स की फैक्ट्रीज हो, फर्टिलाइजर्स के मिल्स हो, या फिर लोगों की जरूरतें पूरे करने वाली टेक्सटाइल मिल्स हो, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हो, जो फील्ड से आने वाले फूड ग्रेन्स को बाय करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज भी वहां पर प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, डिस्पेंसरीज, बार्बर्स शॉप्स एंड सच अदर सर्विसेज। इसके कारण जो प्लेन्स हैं वो हाईली पॉपुलेटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये लोगों की सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि रिवर्स फ्लो होने के कारण इजीली अवेलेबल है। सेकेंडली, ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए जो फूड ग्रेन्स चाहिए वो भी अबंडेंट क्वांटिटी में होते हैं। इसके साथ ही और बाकी के प्रोडक्ट्स जो उन्हें लाइवलीहुड के लिए चाहिए वो भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण इन एरियाज की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स are involved in depositional work. In the lower course, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine islands. जब rivers deposition करते हैं, मतलब कि silt को छोड़ते जाते हैं, तब कई areas में silt ज़्यादा जमा हो जाने के कारण वहाँ पर islands बन जाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक रिवर के बीच में एक आइलैंड बन गया है। इसका कारण ये है कि जब डेपोजिशन हो रही थी तो यहाँ पे सिल्ट ज्यादा छोड़ी गई, जिसके कारण यहाँ पर आइलैंड की फॉर्मेशन हो गई है। ऐसे आइलैंड्स को रिवराइन आइलैंड कहते हैं। ये आइलैंड ब्रह्मपुत्रा का रिवराइन आइलैंड है और इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। इसी रिवराइन आइलैंड के बारे में प्रेजेंट सेंटेंस लिखा हुआ है। Majuli in the Brahmaputra River is the largest inhabited riverine island in the world. जैसे कि अभी हमने पिक्चर में देखा वही बात यहाँ पर बताई गई है। The rivers in the lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. जब रिवर फ्लो कर रही होती है तो अपने पूरे कोर्स में वो काफी तरह के शेप्स लेती है, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटरी एक फीचर है। जैसे कि हम प्रेजेंट पिक्चर में देख सकते हैं, रिवर माउंटेन से शुरू हो रही है जो उसके सेडिमेंट का सोर्स भी होता है। यहाँ पर ये इसके साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज मीट करती हैं, मतलब वो छोटी या बड़ी रिवर्स जो आकर मेन रिवर में मिल जाती हैं उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर उसकी ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं। उसके बाद वो रिवर प्लेन्स में एंटर करती है जहां स्लोप बहुत कम होती है और स्लोप कम होने के कारण वो मिएंडर बनाती है जो कि इस तरह की जिगजैग शेप होती है। फाइनली सी के पास पहुंचने पर वो डेल्टा जब बनाती है जो कि एक ट्रायंगुलर शेप सी में एंटर करने से पहले है, तो वहां पर भी डेपोजिशन करती है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्राउन पोर्शंस हैं ये डेपोजिशन है, जिसके कारण यहाँ पर भी छोटे छोटे आइलैंड बन गए हैं। तो इन्हीं आइलैंड्स के कारण रिवर पूरी तरह फ्लो नहीं कर सकती और छोटी छोटी स्ट्रीम्स में फ्लो करने लग जाती है और जाकर सी में मीट करती है। इन्हीं छोटी स्ट्रीम्स को डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, जो कि मेन रिवर को छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देती है सी में एंटर करने से पहले। The northern plain is broadly divided into three sections. The western part of the northern plain is referred to as Punjab Plains, formed by the Indus and its tributaries. The larger part of this plain lies in Pakistan. The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas, and the Satluj, originated in the Himalaya. This section of the plain is dominated by doabs. Doab is made up of two words, do meaning two and ab meaning water. Similarly, Punjab is also made up of two words, panj meaning five and ab meaning water. नदरन प्लेन्स को तीन सेक्शंस में बांटा जा सकता है। नदरन प्लेन्स का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है उसको पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है। पंजाब प्लेन्स इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज रिवर से बनते हैं। जो भी एरियाज इंडस और सतलुज रिवर के बीच में लाए करता है उसे पंजाब प्लेन कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, पंजाब प्लेन्स के हर रिवर के बीच में पड़ने वाले एरिया को दोआब कहा जाता है। दो का मतलब होता है टू, आब का मतलब होता है वाटर। जो भी एरिया दो वाटर बॉडीज के बीच में लाए करते हैं उन्हें दोआब कहते हैं। रिवर इंडस और झेलम के बीच में जो एरिया है उसे सिंध सागर दोआब बोलते हैं। झेलम और चेनाब के बीच के एरिया को जेच दोआब बोलते हैं। इसी तरह चेनाब और रावी के बीच के एरिया को रचना दोआब बोलते हैं। रावी और सतलुज
के बीच के एरिया को बारी दोआब बोलते हैं, जबकि ब्यास और सतलुज के बीच के एरिया को बिष्ट दोआब बोलते हैं। जिस तरह से दोआब 2 वर्ड से बना है, उसी तरह से पंजाब भी 2 वर्ड से बना है। पंज का मतलब 5, आब का मतलब वाटर। इसका मतलब एरिया जो 5 वाटर से बना हो, मतलब जो 5 वाटर बॉडीज से बना हो। वो 5 वाटर बॉडीज कौन सी हैं? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। ऑल्दो पंजाब प्लेन का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में लाए करता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा इंडियन पंजाब में भी लाए करता है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर and Tista rivers. It is spread over North India in Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal. In the east, particularly in Assam, lies the Brahmaputra plain. जैसे कि हम प्रेजेंट पिक्चर में देख सकते हैं, हमें पंजाब प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि इंडिया के वेस्ट में है। घग्गर से लेकर रिवर तीस्ता तक जो प्लेन्स फैले हुए हैं उन्हें गंगा प्लेन्स कहा जाता है, और ये हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में स्प्रेड करते हैं। इससे ईस्ट वाली साइड जो प्लेन्स हैं उन्हें ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स कहा जाता है, और ये तीस्ता से आगे दिहांग रिवर तक फैले हुए हैं और ज़्यादातर असम में लाई करते हैं। The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. The vast plains also have diverse relief features. According to the variations in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. The rivers, after descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slope of the Shivaliks. It is known as Bhabbar. All the streams disappear in this Bhabbar belt. South of this belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as Terai. This was a thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. Locate Dudhwa National Park in this region. जनरली ये कहा जाता है कि नदरन प्लेन्स फ्लैट हैं और इनमें किसी भी तरह के रिलीफ फीचर्स नहीं हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। इनमें भी बहुत सारे रिलीफ फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जिनकी डिवीज़न हम प्रेजेंट पिक्चर में देख सकते हैं। इन रिलीफ फीचर के बेसिस पे हम नदरन प्लेन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रिवर्स जब माउंटेन से आती हैं, माउंटेन से नीचे उतरने के बाद शिवालिक के साथ साथ ये रिवर्स पेबल्स छोड़ देती हैं, मतलब पत्थर छोड़ देती हैं, और रिवर खुद डिसअपियर हो जाती है। इस एरिया को जहाँ पर रिवर डिसअपियर हो जाती है और पेबल्स छोड़े जाते हैं, इसे भब्बर बोला जाता है। इस एरिया की विड्थ 8 to 16 किलोमीटर होती है, मतलब माउंटेन से लेकर जहाँ तक ये पेबल्स फैले हुए हैं ये विड्थ 16 किलोमीटर होती है, और ये माउंटेन्स के साथ साथ पैरेलल चलती है। और ये माउंटेन्स शिवालिक हिल्स हैं और ये शिवालिक हिल्स के साथ पैरेलल चलती है। इनके साउथ में रिवर्स री इमर्ज करती हैं, मतलब रिवर दोबारा फ्लो करना शुरू कर देती है और एक वेट और मार्शी एरिया बनाती है जिसे तराई बोला जाता है। मार्शी मतलब दलदला। यहाँ पर दलदला इलाका बनाया जाता है जब रिवर इमर्ज हो जाती है, दोबारा से फ्लो करना शुरू करती है। क्योंकि यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी दोबारा हो जाती है, इसीलिए ये एरिया फॉरेस्ट्स में रिच होता है, जिसके कारण यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत रिच होती है। इंडिपेंडेंस के बाद जब पाकिस्तान से माइग्रेंट्स इंडिया एंटर किए, तब इस एरिया को क्लियर करने के बाद यहाँ पर उनके रहने के लिए जगह बना दी गई। रिवर्स का माउंटेन से नीचे आने के बाद भब्बर बनाना और उसके बाद मार्शी लैंड तराई बनाने के बाद ये रिवर्स आगे फ्लो करती हैं और फ्लड प्लेन्स बनाती हैं। इन फ्लड प्लेन्स में भी ये 2 तरह के रिलीफ फीचर्स बनाती हैं। रिवर्स जब माउंटेन से नीचे आती हैं तो भब्बर बनाती हैं,
भब्बर में ये पेबल्स की डेपोजिशन करती हैं, मतलब पेबल्स को यहाँ पर छोड़ देती हैं और खुद डिसअपियर हो जाती हैं, मतलब यहाँ पर पानी फ्लो नहीं करता। भब्बर बनाकर पेबल्स यहाँ छोड़ने के बाद ये साउथ की तरफ जाते हैं और साउथ में रिवर्स री एमर्ज हो जाती हैं, मतलब रिवर्स दोबारा से फ्लो करने लग जाती हैं। भब्बर से साउथवर्ड रिवर्स जब अपना फ्लो दोबारा गेन करती है तो यहाँ पर दलदला एरिया बनाती है, जिसके कारण यहाँ पे फॉरेस्ट काफी अच्छे ग्रो कर जाते हैं। इन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ भी बहुत रिच होती है। मूविंग फॉरवर्ड, तराई से नीचे वाले एरिया में रिवर्स दो रिलीफ फीचर्स बनाती हैं जो कि फ्लड प्लेन्स के नाम से जाने जाते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्ड एलुवियम. It lies above the flood plains of the rivers and present a terrace-like feature. This part is known as Bhangar. The soil in this region contains calcareous deposits, locally known as Kankar. The newer, younger deposition of the floodplains are known as Khaddar. They are renewed almost every year and are so fertile, thus ideal for intensive agriculture. तराई रीजन से नीचे आने के बाद रिवर्स ने जो डेपोजिशन की है वो डेपोजिशन बहुत वास्ट होती है, बहुत उसका विड्थ होता है, जिसके कारण वहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन रिवर उस पूरे एरिया में फ़्लो नहीं करती, बल्कि थोड़े एरिया में फ़्लो करती है और वहाँ पर ताज़ा डेपोजिशन एवरी ईयर करती है। ये पूरा का पूरा एरिया फ्लड प्लेन होता है। फ्लड प्लेन्स का वो एरिया जहाँ पर अब रिवर फ्लो नहीं कर रही और जहाँ पर ऑलरेडी डेपोजिशन बहुत एनरिच्ड है, उस एरिया को भांगर बोलते हैं। जबकि वो एरिया जहाँ पर रिवर अभी भी फ्लो कर रही है और एवरी ईयर वहाँ पर डेपोजिशन करती है, उसे खड्डर बोलते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये पूरा एरिया फ्लड प्लेन्स का है, लेकिन रिवर का फ्लो सिर्फ इस एरिया में रह गया है। मतलब रिवर यहाँ पर फ्लो कर रही है और साथ में इस एरिया में एवरी ईयर ये डेपोजिशन करती है, जो कि खड्डर नाम से जाना जाता है। बट वो एरिया जो एक टेरेस की तरह हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेपोजिशन रिवर ने कर दी है और ये थोड़ा ऊंचा उठ गया है, इसे भंगर बोला जाता है। जो खड्डर का एरिया होता है वो बहुत फर्टाइल है, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल होता है। इसका कारण ये है कि वहाँ पर एवरी ईयर डिपोजिशन हो रही है, मतलब सॉइल के न्यूट्रिएंट एवरी ईयर रिन्यू किए जा रहे हैं, जिसके कारण वो फर्टाइल होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब तक हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया है कि प्लेन्स की किस तरह से डिवीज़न हुई है। रिवर्स के अकॉर्डिंगली प्लेन्स की 3 डिवीजन थी, जिसमें पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आते हैं। और रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंगली भी उसकी 4 सब डिवीजन्स हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि प्लेट्यू होता क्या है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. This plateau consists of 2 broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau. The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as Central Highlands. The Vindhyan Range is bound by the Satpura Range on the south and the Aravallis on the northwest. The further westward extension gradually emerges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, Betwa and the Ken, is from southwest to northeast, thus indicating the slope. The Central Highlands are wider in the west but narrower in the east. The eastward extension of this plateau are locally known as the Bundelkhand and the Baghelkhand. सबसे पहले हम प्लेट्यू के बारे में समझेंगे कि प्लेट्यू होता क्या है। प्लेट्यू को टेबल लैंड भी बोला जाता है,
क्योंकि ये एक टेबल टॉप की तरह दिखाई देता है, जैसे कि हम प्रेजेंट पिक्चर में देख सकते हैं। कोई भी लैंड फॉर्म जो बाकी के लैंड से ज़्यादा हाइट पर हो लेकिन उसकी स्टीप स्लोप्स हो, मतलब खड़ी चढ़ाई हो, तो उसको प्लेट्यू बोलते हैं। वो मेन लैंड है या जो प्लेन्स हैं उससे ज़्यादा हाइट पर होते हैं और ऊपर से ये फ्लैट होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सेटलमेंट इजीली हो सकती है। प्लेट्यूज क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने होते हैं और इनमें शैलो वैलीज होती हैं जो काफी वाइड होती हैं, जिसका मतलब है कि इनकी वैलीज ज्यादा गहरी नहीं होती, चौड़ी बहुत होती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो पहाड़ पाए जाते हैं वो राउंड होते हैं, मतलब ऊपर से उनकी गोलाई होती है। इंडिया का प्लेट्यू वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड से टूटकर ड्रिफ्ट होकर आया है, जो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंड मास है, मतलब दुनिया की सबसे पुरानी जमीन का टुकड़ा है। इंडिया में जो प्लेट्यू है वो काफी वास्ट है और ये नदरन प्लेन्स से साउथवर्ड है और इसका एक्सटेंशन साउथ इंडिया तक जाता है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो कि यहाँ पर मार्क्ड एरिया है, इसकी दो डिविजन्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड का एरिया इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में डेक्कन प्लेट्यू का जो हिस्सा है उसे सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। विंध्या रेंजेस जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर है, वो सेंट्रल हाईलैंड्स का सदर्न मोस्ट पार्ट है, मतलब कि विंध्या रेंजेस सेंट्रल हाईलैंड में ही आती हैं और उसका सदर्न मोस्ट एरिया है। जबकि अरावलीज जो कि यहाँ पर लाए करती हैं वो सेंट्रल हाईलैंड्स का नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है, मतलब कि सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स आती हैं। अगर हम अरावली से वेस्ट वाली साइड में जाएं तो यहाँ पर सैंडी डेजर्ट है, जिसे थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस पिक्चर में हम सेंट्रल हाईलैंड्स को इजीली देख सकते हैं। ये ऊपर वाला एरिया सेंट्रल हाईलैंड्स का एरिया है और यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो करती हैं, चाहे वो चंबल है, बिटवा है, सोन है या कैन है, वो सारी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जिसका मतलब है इस एरिया में लैंड का स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। इसके साथ ही सेंट्रल हाईलैंड्स वेस्ट वाली साइड में ज़्यादा ब्रॉड हैं या वाइड हैं। इनकी चौड़ाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, जो कि ईस्ट की तरफ जाते हुए कम हो जाती है, जहाँ ये इतने ज़्यादा वाइड नहीं है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि नर्मदा रिवर यहाँ पर फ्लो कर रही है। नर्मदा रिवर सेंट्रल हाईलैंड्स के साउथ में है और नर्मदा से नॉर्थ वाली साइड में जो एरिया है वो सारा का सारा सेंट्रल हाईलैंड का रीजन है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा रीजन सेंट्रल हाईलैंड्स का है। यहाँ पर विंध्या रेंजेस हैं जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स के साउथ में हैं। ये अरावली हिल्स हैं जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स के वेस्ट में आती हैं। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड्स के ईस्ट वाली साइड बाघेलखंड और बुंदेलखंड एरियाज भी हैं और छोटा नागपुर प्लेट्यू, जहाँ पर दामोदर रिवर फ्लो करती है, इसी का एक पार्ट है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दामोदर रिवर कहाँ पर है, तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में फ्लो करती है, जो कि सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट में है। द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। The Satpura ranges flanks its broad base in the north, while the Mahadev and Kemur hills and the Mekal range form its eastern extensions. Locate these hills and ranges in a physical map of India. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. An extension of plateau is also visible in northeast, locally known as Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and North Kachchar Hills. It is separated by a fault from Chota Nagpur Plateau. Three prominent hill ranges from the west to east are the Garo, the Khasi
एंड जैंतिया हिल्स। डेक्कन प्लेट्यू जो नर्मदा के साउथ में फ्लो करता है वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। सतपुड़ा रेंजेस जो यहाँ पर लाई करती हैं ये इसका नदर्न बॉर्डर बनाती हैं। इसके अलावा महादेव, मैकल और कैमूर रेंजेस भी डेक्कन प्लेट्यू में ही आती हैं। डेक्कन प्लेट्यू का एक एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में भी देखा जा सकता है, जिसे कि शिलोंग मेघालय प्लेट्यू भी बोला जाता है। डेक्कन प्लेट्यू का कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्ट में भी है, जिसे मेघालयन प्लेट्यू, करबी एंगलोंग प्लेट्यू और कछार हिल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट हिल्स हैं जो कि अपने फीचर्स के लिए काफ़ी फेमस हैं। उन्हीं में से हैं गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। ऑल्दो छोटा नागपुर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू ऑलमोस्ट जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक फॉल्ट जिसे मालदा फॉल्ट के नाम से जाना जाता है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। डेक्कन प्लेट्यू की हाइट वेस्ट में ज़्यादा है जबकि ईस्ट में कम है। इसका मतलब डेक्कन प्लेट्यू की स्लोप वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ आती है, जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं। इसी स्लोप के कारण डेक्कन प्लेट्यू में रिवर्स का फ्लो भी वेस्ट से बे ऑफ बंगाल की तरफ है और ज़्यादातर रिवर बे ऑफ बंगाल में आकर फॉल करती हैं। इस पिक्चर में हम क्लियरली देख सकते हैं इंडिया के डिफरेंट रिलीफ फीचर्स में स्लोप किस तरफ है। नदर्न प्लेन्स की स्लोप साउथवर्ड है और थोड़ी मुड़कर बंगाल की तरफ जाती है, जबकि सेंट्रल प्लेन्स की स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और ज़्यादातर रिवर्स यहाँ पर गंगा में जाकर मिल जाती हैं, जो कि एक मेन रिवर है और यहाँ की रिवर्स गंगा की ट्रिब्यूटरीज बनती हैं। इसके अलावा जो एरिया सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू को सेपरेट करता है उस एरिया का स्लोप साउथ वेस्ट है, जिसके कारण कुछ रिवर्स अरेबियन सी में जाकर फॉल करती हैं। पंजाब प्लेन्स का फ्लो भी साउथ की तरफ है, जिसके कारण यहाँ पर भी रिवर्स अरेबियन सी में आकर फॉल करती हैं। डेक्कन प्लेट्यू की स्लोप साउथ ईस्ट की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न एरिया ज़्यादा हाई है और ईस्टर्न एरिया इतना हाई नहीं है, जिसके कारण रिवर्स यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में आकर फॉल करती हैं। द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स mark the western and eastern edge of the Deccan Plateau respectively. Western Ghats lie parallel to western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. Locate the Thal, Bhor, Pal Ghats in physical map of India. Deccan Plateau के वेस्ट में जो माउंटेन रेंज है उसे वेस्टर्न घाट कहते हैं और ये एक कंटिन्यूस रेंज है, मतलब इस रेंज में किसी भी तरह का गैप नहीं है। और डेक्कन प्लेट्यू में ईस्ट कोस्ट के पास जो माउंटेन रेंजेस हैं उन्हें ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। ईस्टर्न घाट्स में कुछ गैप्स हैं जो कि यहाँ पर रिवर्स को बे ऑफ बंगाल में फॉल करना अलाउ करते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में हाइट ज़्यादा है और ईस्ट में हाइट कम है, जिसके कारण स्लोप साउथ ईस्ट की तरफ आती है। इसी के कारण वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स से कंपैरेटिवली ज़्यादा ऊंचे हैं। वेस्टर्न घाट्स अपने वेस्ट में कोस्ट है उससे काफ़ी नज़दीक हैं, जिसके कारण कोस्टल एरिया काफ़ी छोटा है, लेकिन ईस्टर्न घाट कोस्ट से दूर होने के कारण कोस्टल एरिया थोड़ा ज़्यादा वाइड है। ये कुछ डिफरेंसेस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के हैं जो कि आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। वेस्टर्न घाट्स में ही थाल, भोर और पाल घाट्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट के नॉर्थ, मिडल और साउथ में आती हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 meters as against 600 meters of the eastern घाट्स। Eastern Ghats stretch from Mahanadi Valley to Nilgiris in the south. The Eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by river draining into the Bay of Bengal. The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats.
The Western Ghats are known by different local names. The height of the Western Ghats progressively increases from north to south. The highest peaks include the Anai Mudi, that is 2695 meters, and the Dodabita 2637 meters. Mahendragiri 1501 meters is the highest peak in the Eastern Ghats. Shevroi Hills and Javedi Hills are located to the southeast of the Eastern Ghats. Locate the famous hill stations of Udayamangalam, popularly known as Ooty, and the Kodaikanal. वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा ऊंचे हैं और इनकी हाइट 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर्स तक है, जबकि ईस्टर्न घाट्स सिर्फ 600 मीटर्स तक ही हाई हैं। ईस्टर्न घाट्स महानदी की वैली से शुरू होकर, ये महानदी है, और इसकी वैली से शुरू होकर नीलगिरी रेंजेस जो कि यहाँ तक है वहां तक फैली हुई है। ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूसली नहीं चलते और बीच में इनके गैप है। इन्हीं गैप्स के कारण रिवर्स यहाँ पर अपने डेल्टास बनाती हैं और इस एरिया को फर्टाइल करती हैं। ईस्टर्न घाट के गैप्स में से जितनी भी रिवर्स आ रही हैं वो सारी बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ द ईस्टर्न घाट्स विच इज टिल्टिंग टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। जब मॉइस्ट विंड्स इंडिया की तरफ आती हैं तो ईस्टर्न घाट सबसे पहले उन्हें फेस करती हैं। यहाँ पर रेन करने के बाद विंड्स राइज करके डेक्कन प्लेट्यू तक जाती है और ईस्टर्न घाट के ईस्ट साइड तक जाती है। मॉनसून की विंड्स जो कि साउथ वेस्टर्न विंड्स के नाम से भी जानी जाती हैं वो ईस्टर्न घाट के ईस्ट साइड तक ही रहती हैं और वेस्टर्न रीजन में रेन नहीं करती क्योंकि ये हिल्स विंड्स को रोक देती हैं, जबकि वेस्टर्न घाट्स की हिल्स ऐसा नहीं करती और विंड्स को राइज करने के बाद डेक्कन प्लेट्यू पे एंटर करने को अलाउ करती हैं। वेस्टर्न घाट की जो हिल्स हैं उनकी हाइट नॉर्थ में कम है और जैसे जैसे साउथ में जाते हैं तो इनकी हाइट बढ़ती जाती है। इसीलिए वेस्टर्न घाट में जो हिल्स हैं वो ईस्टर्न घाट से तो हाई हैं ही, लेकिन वेस्टर्न घाट के सदर्न पोर्शन की हिल्स इन घाट्स में हाईएस्ट पीक्स बनाती हैं। वेस्टर्न घाट्स को लोकल लेवल पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स में कुछ हिल्स हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे अनाई मुडी जो वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट 2695 मीटर्स है और यह केरला में लाई करती है। वहीं पर डोडा बेटा जो कि वेस्टर्न घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक है, उसकी हाइट 2637 मीटर्स है और ये तमिलनाडु में लाई करती है। डोडा बेटा इसीलिए फेमस है क्योंकि इसी के पास ऊटी लाई करता है। ऊटी इस माउंटेन से जस्ट 9 किलोमीटर्स अवे है। तो ऊटी जो कि उद्गम मंडलम नाम से भी जाना जाता है वो तमिलनाडु के डोडा बेटा रेंज में लाई करता है। अगर ईस्टर्न घाट्स की बात की जाए तो महेंद्रगिरी सबसे हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट 1501 मीटर है और ये उड़ीसा में लाई करती है। उसी तरह से शेव्रॉय हिल्स और जवाड़िया हिल्स ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में लाई करते हैं और ये वहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट हिल्स हैं। ये हिल्स कावेरी और उसके डेल्टा के नॉर्थ में लाई करते हैं। डोडा बेटा जो अबाउट यहाँ लाई करता है उससे 9 किलोमीटर अवे ऊटी या उद्गम मंडलम लाई करता है। ऊटी से साउथ में कोडाकलाई लाई करता है। ये भी एक वहाँ का हिल स्टेशन है। ये दोनों हिल स्टेशंस साउथ इंडिया में बहुत फेमस हैं और दोनों ही तमिलनाडु में लाई करते हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स of the peninsular plateau is the black soil area known as Deccan Trap. This is of volcanic origin, hence the rocks are igneous. Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. The Aravalli Hills lie on the western and northwestern margins of the peninsular plateau. These are highly eroded hills
and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in southwest northeast direction. पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक सबसे खास फीचर ये है कि ये ब्लैक सॉइल से बना है जिसे कि डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी रॉक्स ब्लैक कलर के हैं और जो इस एरिया की शेप है वो स्टेयर्स फॉर्म में है। इसी को डेक्कन ट्रैप बोला जाता है। टाइम के साथ जब ये रॉक्स इरोड होते गए तो इन्होंने सॉइल की फॉर्म ले ली। क्योंकि ये रॉक्स ब्लैक थे इसीलिए इन्होंने ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन की, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक फीचर है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में किस तरह की सॉइल मिलती है तो ब्लैक सॉइल मिलती है। वहां पर जो सॉइल मिलती है उसका ब्लैक कलर होने का क्या कारण है? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इस एरिया में बहुत से वॉल्केनिक इरप्शन हुए और लावा जमीन पर आ गया। वो लावा जमकर इग्नियस रॉक बन गया जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब इन रॉक्स की इरोजन हुई तो उसी के कारण सॉइल भी ब्लैक हो गई। जैसे कि हम जानते हैं डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंट बहुत वास्ट है, तो यहाँ पर बहुत से फीचर मिलते हैं। जैसे कि हमने अभी जाना कि इग्नियस रॉक्स के कारण यहाँ पर सॉइल का कलर ब्लैक है। डेक्कन प्लेट्यू की वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अरावली हिल्स हैं। ये हिल्स भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का मार्जिन बनाती हैं। ये हिल्स कंटिन्यूस नहीं है और ब्रोकन हिल फॉर्म में है और ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक रन करती हैं। इनकी रेंज गुजरात से दिल्ली तक है, मतलब ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और दिल्ली तक जाती हैं। The next topic is the Indian Desert. The Indian Desert lies towards the western margins of Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. This region receives very low rainfall, below 150 mm per year. It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand, as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region. अरावली से वेस्ट साइड में जो एरिया है उसे इंडियन डेजर्ट नाम से जाना जाता है और यहाँ पर बड़े एरिया में सैंड ड्यून्स हैं। इस एरिया में बहुत कम रेनफॉल होती है क्योंकि ये एक डेजर्ट है, इसीलिए साल में यहाँ पर सिर्फ 150 मिलीमीटर्स रेनफॉल होती है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ड्राई है जिसके कारण इसे एरिड एरिया बोला जाता है। इतनी ड्राइनेस के कारण यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत लो होती है। यहाँ पर सिर्फ अकेशिया मतलब कीकर मतलब बबूल और कुछ थॉर्नी बुशेस ही पाई जाती हैं। रेनी सीजन में यहाँ पर कुछ स्ट्रीम्स बन जाती हैं और सैंड के बीच में पानी ट्रैप हो जाता है, लेकिन ये स्ट्रीम्स जल्द ही सैंड में डिसअपियर हो जाती हैं क्योंकि पानी सैंड से होता हुआ अंडरग्राउंड चला जाता है। इसका कारण ये है कि इन स्ट्रीम्स में इतना पानी नहीं होता कि वो सी तक पहुंच सके। लूनी रिवर इस एरिया की सबसे बड़ी रिवर है। ये रिवर रन ऑफ कच्छ में जाकर डिसअपियर हो जाती है। बर्चन्स और क्रीसेंट शेप ड्यून्स कवर लार्ज एरियाज but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see some group of birchens. Birchens इस एरिया में पाए जाने वाले मोस्ट कॉमन सैंड ड्यून की टाइप है। ये ड्यून्स तब बनते हैं जब सैंड क्रीसेंट मून की शेप ले लेता है। क्रीसेंट मून इस शेप को कहते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, सैंड ड्यून्स ने आधे मून की शेप ली हुई है। इन्हें ही बर्चन्स बोला जाता है। हालांकि बर्चन्स बहुत कॉमन है, लेकिन सबसे कॉमन टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं जो कि इस तरह के दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं सैंड ड्यून्स ने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनाई हुई हैं। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स तब बनते हैं जब सैंड वेव लाइक पैटर्न बना लेती है, जैसे कि इस पिक्चर में क्लियरली दिखाई दे रहा है। इंडो पाक बॉर्डर के पास इस तरह के लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बहुत कॉमन हैं। जैसलमेर में भी बहुत सारे टाइप के सैंड ड्यून्स देखे जा सकते हैं।
Let's move on to the next topic, that is the coastal plains. The peninsular plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The western coast, sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea, is a narrow plain. It consists of three sections. The northern part of the coast is called Konkan, between Mumbai and Goa. The central stretch is called the Kannad Plain, while the southern stretch is referred to as Malabar Coast. पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों एजेस पर कोस्टल प्लेन्स है, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, मतलब कि इनकी विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है। वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में और अरेबियन सी के बीच में जो कोस्टल प्लेन्स हैं उन्हें वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। वेस्टर्न कोस्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ 3 पार्ट्स की बात करेंगे। वेस्टर्न कोस्ट का वो पार्ट जो मुंबई से लेकर गोवा तक फैला हुआ है उसे कोंकण बोलते हैं। जो गोवा से केरला तक फैला है उसे कन्नड़ बोलते हैं और केरला के कोस्टल एरियाज को मालाबार कोस्ट बोलते हैं। द प्लेन्स along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part, it is referred to as the Northern Circle, while the southern part is known as the Coromandel Coast. Large rivers such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coast. Lake Chilka is an important feature along the eastern coast. The Chilka Lake is the largest saltwater lake in India. It lies in the state of Odisha to the south of Mahanadi Delta. ईस्टर्न घाट के ईस्ट में और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो एरिया लाई करता है उसे ईस्टर्न कोस्ट कहा जाता है। ये कोस्टल एरिया वेस्टर्न कोस्ट से ज्यादा ब्रॉड है या वाइड है। यहाँ का लैंड प्लेन है, मतलब लेवल्ड है और कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, जबकि वेस्टर्न कोस्ट का प्लेन्स पे कहीं पे फॉरेस्ट, कहीं पे माउंटेन्स और कहीं पे सैंडी बीचेस हैं। वेस्टर्न कोस्ट के नदरन पार्ट को नदरन सिरकार बोला जाता है, जबकि सदरन पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू की स्लोप साउथ ईस्ट की तरफ होने के कारण ज्यादातर रिवर्स ईस्टर्न कोस्ट पर आकर बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं और ईस्टर्न कोस्ट पर डेल्टास बनाती हैं। इनमें से कुछ प्रोमिनेंट रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। यहाँ पर और भी बहुत सी वाटर बॉडीज हैं, जिनमें से एक है चिल्का लेक, जो कि इंडिया में सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। यह लेक उड़ीसा में महानदी के डेल्टा पर बनी हुई है। नाउ वी विल कवर द लास्ट टॉपिक, दैट इज द आइलैंड्स। You have already seen that India has a vast mainland. Beside this, the country has 2 groups of islands. Can you identify these island groups? Locate the Lakshadweep Island group lying close to the Malabar coast of Kerala. This group of islands is composed of small coral islands. Earlier they were known as Laccadive, Minicoy and Amindive. In 1973, these were named as Lakshadweep. It covers a small area of 32 square kilometer. Kavaratti Island is the administrative headquarters of Lakshadweep. This island group has great diversity of flora and fauna. The Pitti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया की मेन लैंड के अलावा इंडिया की टेरिटरी में 2 आइलैंड के ग्रुप्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें से एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप केरला के मालाबार कोस्ट से वेस्ट साइड में है और ये एक आर्किपिलागो है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। इसमें अबाउट 32 आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड्स कोरल आइलैंड्स हैं। इसका मतलब है कि ये आइलैंड्स कोरल रीफ से बने हुए हैं। लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप रखे जाने से पहले इसे लक्काडाइव, मिनिकॉय और अमीनडाइव नाम से भी जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये आइलैंड 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। कावरत्ती इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। इसके अलावा पित्ती आइलैंड
जो कहीं यहीं पर है, ये एक बर्ड सेंचुरी है और इस आइलैंड पर कोई इंसान नहीं रहते। कोरल पॉलिप्स आर short-lived microscopic organisms which live in colonies. They flourish in shallow, mud-free and warm waters. They secrete calcium carbonate. The coral secretion and their skeletons from coral deposits in the form of reefs. They are mainly of three kinds: barrier reef, fringing reef, and atolls. The Great Barrier Reef of Australia is a good example of the first kind of coral reefs. Atolls are circular और horseshoe shaped coral reefs. कोरल पॉलिप समंदर में रहने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कॉलोनीज में रहते हैं। ये शैलो और वार्म वाटर में रहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट की सिक्रीशन करते हैं जिसके कारण इनके द्वारा सिक्रीट किया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट और इनके स्केलेटन्स कोरल के फॉर्म में रीफ्स बन जाते हैं। इस तरह के रीफ 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले बैरियर रीफ्स, फ्रिंजिंग रीफ एंड एटॉल्स। ऑस्ट्रेलिया का द ग्रेट बैरियर रीफ का एक एग्जाम्पल है। अटॉल रीफ्स शू हॉर्स की तरह सर्कुलर होते हैं। नाउ यू कैन सी द elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extended from north to south. These are Andaman and Nicobar Islands. They are bigger in size and are more numerous and scattered. The entire group of islands is divided into 2 broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. These island groups are of great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna in this group of island too. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. अगर हम बे ऑफ बंगाल में देखें तो चेन की तरह दिखने वाले आइलैंड्स का ग्रुप है। इस ग्रुप को अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं। ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं और इसमें आइलैंड्स भी बहुत ज़्यादा हैं और दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। नॉर्थ में मिलने वाले आइलैंड्स को अंडमान बोला जाता है, जबकि साउथ में मिलने वाले आइलैंड के ग्रुप को निकोबार बोला जाता है। ये माना जाता है कि ये आइलैंड्स उन पहाड़ों के टॉप हैं जो कि समंदर में डूबे हुए हैं। इंडिया के लिए इन आइलैंड्स की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनकी वजह से समंदर में इंडिया का मेराइन एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण इंडिया सी में फिशिंग और रिसोर्स की एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। इसके अलावा ये इंडियन ओशन पर नज़र रखने का एक चेक पॉइंट भी है जो कि इंडिया को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। लक्षद्वीप की तरह ही इन आइलैंड्स पर भी फ्लोरा एंड फौना बहुत रिच है। ये आइलैंड्स इक्वेटर के नजदीक हैं, जिसके कारण यहाँ का क्लाइमेट इक्वेटोरियल है और यहाँ पर बहुत डेंस फॉरेस्ट भी मिलते हैं। India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar group of islands. इंडिया में सिर्फ एक एक्टिव वॉल्केनो है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंडमान में यहाँ पर लोकेटेड है। ये आइलैंड एक्टिव होने के कारण कभी कभी स्मोक और लावा की इरप्शन कर देता है। A detailed account of the different physiographic units highlight the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. The mountains are the major source of water and forest wealth. The northern plains are the granaries of the country. They provide the base for early civilizations. The plateau is a storehouse of minerals, which has played a crucial role in the industrialization of the country. The coastal region and island groups provide sites for fishing and port activities. Thus, the diverse physical features of land have immense future possibilities of development. इंडिया के रिलीफ फीचर्स को पढ़ने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि इसके फिजिकल फीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक हैं। एक तरफ हिमालयास, फॉरेस्ट्स और वाटर के स्टोर हाउस हैं और इंडिया के एक लार्ज पार्ट को वाटर की अवेलेबिलिटी करते हैं और अपनी सीनिक ब्यूटी से टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं हिमालय से निकलने वाली रिवर्स प्लेन्स में वाटर को चैनलाइज करती हैं
और इन एरियाज को एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल बनाती हैं, जिसके कारण प्लेन्स ग्रेनरी की तरह सर्व करते हैं। मतलब कि प्लेन्स इंडिया के अनाज का भंडार है। यहाँ पर इतना पानी होने के कारण ही अर्ली सिविलाइजेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। इसके साथ ही पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे लिए मिनरल्स के स्टोर हाउस हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले मिनरल्स इंडस्ट्रीज के लिए बेस बनते हैं और इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों साइड पर मिलने वाले वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंडिया को फिश और मिनरल्स प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में ही पोर्ट की एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं। इसीलिए इतने फिजिकल फीचर्स होने के कारण इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है और यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और बहुत से जगहों के लोकेशन मैप में बताए गए हैं जो कि आपको रिवाइज करने हैं। ये आपके एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होगा। कीप लर्निंग।